कौन मधुर भाषी है, कौन प्यार से बोलता है, किसके भाषा में प्रेम दिखता है। शुक्र अगर नीच का हो गया तो जातक बहुत ज़्यादा भोग विलासिता में ही रहेगा। इसमें एक और चीज़ निकल के आती है कि ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहा गया है कि अगर शुक्र बुध की अगर राशि में बैठ गया है तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। कुंडलियाँ इस तरह से बहुत हेल्प करती हैं हमें सही गलत में से सही को चुनने में। सेकंड भाव होता है परिवार का, कुटुंब का, संचित धन का और वाणी का। आज हम जानेंगे कि आपके संतान की वाणी कैसी है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है, वो तो इसके लिए कुंडली क्या देखना, ये तो बात करने के तरीके से ही पता चल जाएगा। अगर ऐसा है तो परिवार वाले अपने ही घर के सदस्य को क्यों नहीं समझ पाते हैं, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्यों होती हैं और अपने ही परिवार वालों की बातें हमें चुभने क्यों लगती हैं। वाकई में आपको सच और झूठ का भेद पता करना हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकेंगे, स्वयं को भी और अपने परिवार वालों को भी समझ सकेंगे। हमें उस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, उसके निर्णयों पे, उसके फैसलों पे हमें कितना उसका साथ देना चाहिए। कहते हैं कि ज्ञान हर उलझी हुई चीज़ को सुलझा सकता है। जो अच्छे ग्रह लेके आई है संतान, वो आपके अच्छे कहीं ना कहीं पुण्यों का फल है। मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इसको डिटेल में रिकॉर्ड करूँ ताकि जो ज्ञान लेने के इच्छुक हों और जो ज्योतिष विद्या को जानने के इच्छुक हों उनको ये चीज़ें गहराई तक समझ आ सके। मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर पॉइंट को इंक्लूड करूँ, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में बता दूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरा एक और इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना था संतान योग का रहस्य, ज्योतिष में कितने प्रकार के संतान बताई गई है और जातक और संतान के बीच के रिश्ते किस प्रकार होते हैं। कुंडली का वो कौन सा भाव है जहाँ से ये पता चलता है कि आपके घर में जो संतान आई है वो आपकी हितैषी है या आपके लिए क्रूर है। अब कई बार क्या होता है, इसमें एक और चीज़ होती है कि आपने देखा होगा परिवारों में अक्सर जो बच्चा अच्छा होता है, जो बच्चा परिवार का हितैषी होता है, लेकिन उसको परिवार वाले समझ नहीं पाते हैं। ये अक्सर हर घरों में ये होता है। यहाँ पे कुंडलियाँ हेल्प करती हैं समझने में कि कौन सही है, कौन गलत है, किसके साथ हमें कैसा रिश्ता रखना चाहिए। कहीं हम जाने अनजाने में सही इंसान के साथ गलत तो नहीं कर रहे, जाने अनजाने हम कहीं गलत बच्चे पे भरोसा तो नहीं कर रहे। ऐसे में हमको जीवन के अंतिम समय में जाके कभी इन बातों का रियलाइज़ होता है, अनुभव होता है कि हमने अच्छे बच्चे के साथ गलत कर दिया, जो कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर मनुष्य के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके या कभी उस बच्चे से भी माफ़ी मांग सके या कभी उस बच्चे को भी कह सके कि मेरे से गलती हो गई थी। तो समय रहते हुए अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। कभी कभी हम भौतिक सांसारिक दुनिया में इतने उलझे हुए होते हैं कि हम अपने बच्चों को सही से समझ भी नहीं पाते हैं और उनके साथ हमारे रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। समय एक ऐसी चीज़ है, ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ माता पिता ही पहले जाएंगे, हो सकता है कभी बच्चा भी पहले चला जाए और फिर आपको बाद में रिग्रेट हो। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं और कैसे इन चीज़ों को समझा जाता है। अब आपको किसी की वॉइस टोन जाननी है, वॉइस पेस जानना हो कि वो जो बात कह रहा है कि उसकी बात पे मुझे विश्वास करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सही बोल रहा होगा या झूठ बोल रहा होगा, वो बहुत गुस्से में बोलता है, वो बहुत मधुर बोलता है, क्या वास्तव में ऐसा वो जो प्यार से बोल रहा है क्या वास्तव में वो अच्छा बोल रहा है, क्या वास्तव में वो वैसा ही है जैसा वो बोल रहा है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरह की जो रहस्यमय बातें होती है, जो हम कभी कभी हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होती कि हम वास्तव में उसके बारे में जो सोच रहे हैं वैसा है कि नहीं, उस पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसकी वाणी पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसमें कहीं झूठ तो नहीं है। कई बार लोग होते हैं कि मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर षड्यंत्र करते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते भी हैं कि जो ऐसे होते हैं और माता पिता को उन पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है, उनको लगता है कि वही सही बोल रहा है, वही हमारा हितैषी है। आज हम जानेंगे कि जातक परिवार के लिए हितैषी है या कोई कार्मिक ऋण लेके आया है। ये जानने के लिए हम सबसे पहले कुंडली का दूसरा भाव देखेंगे उस जातक की कुंडली में। अब ये जो
कुंडलियां मैं बता रही हूँ, ये आपके परिवार के सदस्यों की कुंडली हो सकती है या आपके संतान की कुंडली हो सकती है। अब आपको अगर ये पता करना हो कि मेरी संतान मेरी हितैषी है या मेरी शत्रु है, या मेरे से क्रूर भाव रखेगी, या मेरे से कोई कार्मिक ऋण उसका है, ये सब पता चलता है दूसरे भाव से। दूसरे भाव से आपको उस संतान के बारे में काफ़ी चीज़ पता चलती है। सेकंड भाव को क्यों बोला? सेकंड भाव होता है परिवार का, कुटुंब का, संचित धन का और वाणी का। आज हम जानेंगे कि आपके संतान की वाणी कैसी है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है, वो तो इसके लिए कुंडली क्या देखना, ये तो बात करने के तरीके से ही पता चल जाएगा, इसमें हम कुंडली क्यों देखें? अगर ऐसा है तो परिवार वाले अपने ही घर के सदस्य को क्यों नहीं समझ पाते हैं? उनकी बातों का भावार्थ क्यों नहीं समझ पाते हैं? उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही क्यों होती हैं? और अपने ही परिवार वालों की बातें हमें चुभने क्यों लगती हैं? अपने ही परिवार वालों की बातों में हमें अपनापन फील क्यों नहीं होता? विरोधी, क्रूर, कठोर, शत्रु भाव, इस तरीके की भावनाओं की अनुभूति ही क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? क्या आपके पास इन सब सवालों के जवाब हैं? ज़्यादातर लोगों के पास इन सवालों के जवाब नहीं होंगे और आप सब भी इन्हीं सवालों में उलझे हुए होंगे। अब ऐसी जो चीज़ें होती जो स्पष्ट रूप से हमें समझ में नहीं आती, और अगर हम उसको भौतिक स्तर पर भी देख रहे हैं तो हमें कभी कभी गलतफहमियां भी हो जाती हैं और हम सही से उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो कुंडलियाँ होती हैं वो हर चीज़ को स्पष्ट रूप से सामने रख देती हैं। आज हम समझते हैं कि कैसे इन चीज़ों को समझा जाता है, और अगर हमारा पैटर्न कहीं गलत है या हम अपनी सही संतान को गलत समझ रहे हैं, के लिए गलत भावना रख रहे हैं, तो हम इसे समय रहते हुए सही कर सकते हैं। और अगर कोई संतान हमारे वाकई में कार्मिक ऋण के रूप में आई है तो हमारा उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें उस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, उसके निर्णयों पे, उसके फैसलों पे हमें कितना उसका साथ देना चाहिए, ये सब समझने के लिए कुंडलियां यहाँ पे हेल्प करती हैं। कुंडली का दूसरा भाव जातक का प्रारंभिक बचपन होता है, यानी कि जहाँ पे उसने अपना बचपन जिया होता है, उस परिवार का माहौल कैसा उसको मिला होता है, वहाँ सेकंड भाव से वो भी पता चल जाता है कि बहुत डिसिप्लिन वातावरण मिला है या बहुत इमोशनल वातावरण उसको मिला है, कि एक भावनात्मक लगाव हो सबके बीच में उस बच्चे के प्रति भी, या उसको बहुत डिसिप्लिन में रखा गया हो, बहुत कठोरता के साथ रखा गया हो। ये सब भी कुंडली के सेकंड भाव से पता चल जाता है। कुंडलियाँ ये भी हेल्प करती हैं, कभी कभी आपको ये भी लगता है कि जब आप अपनी बात कहते हैं और आप बहुत होता है कि कई बार संतान बहुत इमोशनल होती है लेकिन परिवार वाले इतने इमोशनल नहीं होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब संतान अपनी बात, दिल की बात खोल के रखती है कि ऐसा नहीं, ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा बुरा लगा, लेकिन परिवार वालों की तरफ से वैसी प्रतिक्रिया नहीं होती है। परिवार वाले कई बार ये बोल देते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर इतना बोल देंगे कि नहीं तुम तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो तुम्हारे मन की कहानियां हैं, तुम अपने मन से बोल रहे हो। ये जब सब चीज़ें जब सामने आती ना, तब इंसान को बुरा लगता है। और कि उस इंसान को पता हो कि उसने जो बात बोली है वो स्पष्ट बोली है, सही बोली है, फिर उसकी बातों को गलत क्यों लिया जा रहा है, उसके ही परिवार वाले उसकी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है, वो उसके शब्दों का भावार्थ क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तब मन में ये सब विचार आते हैं। और ये हर एक के मन में आते हैं, और मन भी दुखी होता है कि जिन्हें हम अपना परिवार समझते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, वो ही हमारी बात नहीं समझ पा रहे, तो फिर दुनिया में हमें कौन समझेगा। इस तरीके की भावनाएं भी बच्चे के मन में आती है और हर इंसान के मन में आती है। और कभी कभी तो अपनी कही हुई बात पे भी डाउट होने लगता है जब परिवार वाले उनकी बात नहीं समझ पाते। कभी कभी संतान को ये भी लगता है कि क्या वाकई में मैंने कोई गलत बात कह दी, क्या मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्या मैं वाकई में इतना गलत हूँ। इस तरीके के डाउट अपने आप पे करने लग जाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता है। लेकिन अगर वाकई में आपको सच और झूठ का भेद पता करना हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकेंगे, स्वयं को भी और अपने परिवार वालों को भी समझ सकेंगे। कहते हैं कि ज्ञान हर उलझी हुई चीज़ को सुलझा सकता है। मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इसको डिटेल में रिकॉर्ड करूँ, ताकि जो ज्ञान लेने के इच्छुक हों और जो ज्योतिष विद्या को जानने के इच्छुक हों, उनको ये चीज़ें गहराई तक समझ आ सके। मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर पॉइंट को इंक्लूड करूँ,
जितना हो सके इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में बता दूं। अब आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी हम क्यों देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं, और इससे जानने के बाद हमें क्या समझ में आएगा। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम ये समझेंगे सेकंड भाव में कौन सी राशि बैठी है और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझेंगे। अब बात करते हैं छठे नंबर पे शुक्र की। अगर सेकंड भाव में बैठा है शुक्र की 2 राशियां होती है, वृषभ राशि और तुला राशि, 2 नंबर की और 7 नंबर की राशि, ये होती है शुक्र की। शुक्र उच्च का हो जाता है मीन राशि में यानी 12 नंबर की राशि में, और शुक्र नीच का हो जाता है कन्या राशि में यानी कि 6 नंबर की राशि में। जो संतान का वॉइस टोन होगा ना बहुत ही मधुर होगा, जिसका भी उच्च का है और या स्वग्रही है। 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर में अगर शुक्र है तो आप देखेंगे कि संतान का वॉइस टोन बहुत मधुर है, बहुत प्यारा, बहुत मीठा बोलने वाला, मधुर भाषी, अपनी बातों से सबका मन जीतने वाला, इस प्रकार का उसका वॉइस टोन होगा। उसका व्यवहार परिवार के प्रति बहुत ही भावनात्मक प्रेम होगा उसके अंदर, सबका चहेता, सबके साथ प्यार से रखने वाला, रिश्तों को अच्छे से बांधने वाला, इस तरीके का उसका स्वभाव होगा। और ऐसी संतान फाइनेंशियल मैटर में अगर, क्योंकि शुक्र फाइनेंशियल चीज़ों से भी जोड़ा गया है, भोग विलासिता इन सबसे भी देखा गया है, तो जब ऐसी संतान परिवार में आती है तो आप देखेंगे कि उस परिवार का भौतिक स्तर भी ऊपर उठ जाता है। अगर घर में पहले लग्जरी चीज़ें नहीं है तो लग्जरी चीज़ें आ जाएंगी, और अगर लग्जरी चीज़ें ऑलरेडी हैं तो आप देखेंगे कि उनका धन और बढ़ गया है, बढ़ता ही है, घटता कुछ भी नहीं है, जिनका भी शुक्र अच्छी पोजीशन में है। इवन शुक्र अगर मिथुन राशि में भी हुआ यानी कि 3 नंबर की राशि में, तो भी वो अच्छा ही फल देगा, क्योंकि ना तो वो नीच का है और ना वो उच्च का है, लेकिन अपने मित्र की राशि में है बुध की। इसमें एक और चीज निकल के आती है कि ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहा गया है कि अगर शुक्र बुध की अगर राशि में बैठ गया है 3 नंबर की राशि में यानी मिथुन राशि, जो कि बुध की राशि होती है, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण योग जैसा भी होता है। जब ग्रह बैठ जाए तो उसका फुल इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि बुध और शुक्र बैठ जाए तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। देखिए मैंने जैसे बताया कि शुक्र अगर अपनी स्वयं राशि में है तो बहुत बढ़िया है, और अपने उच्च की राशि में है यानी मीन राशि 12 नंबर में, तो वो अपने परिवार को देगा, लेगा कुछ नहीं। लेकिन अगर वो मिथुन राशि में है तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत ऋण आपके ऊपर बचा हुआ होगा जो वो आपसे लेगा। अब आप सोचेंगे कि मैं तो उस पर पैसा खर्च कर रहा हूँ, ये तो मेरे सिर्फ भोग विलासिता की चीज़ों को ले उठा रहा है, मैं कमा रहा हूँ और ये मेरी हर चीज़ों पे ये अपने मज़े कर रहा है या ये उन सुखों को भोग रहा है, तो सुख भोगने आया है। अब अगर शुक्र अगर शनि की राशि में भी हुआ 10वें या 11वें नंबर में तो भी ठीक है, क्योंकि वो उसके मित्र की राशि हो गई। शुक्र अगर राहु और केतु के साथ हुआ तो राहु के साथ थोड़ा सा भ्रमित करने वाला होगा, मीठी मीठी बातें बोल के अपना काम निकलाने वाला, बहुत चालाक तरीके का होगा। आपसे पैसा उसको पैसा लेना आता होगा, कैसे पैसा लिया जाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, पैसों के प्रति उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा। केतु जहाँ डिटैच करता है राहु वहाँ पे अटैच कर देता है, तो ये दोनों ऐसे अपोजिट हैं। और राहु केतु ये सब आपस में मित्र हुए, तो आप देखेंगे कि उसके आने से पैसा आया भी है और वो आपकी चीज़ों का भोग भी करेगा, और छोटे लेवल पे नहीं करेगा, बड़े लेवल पे करेगा। केतु हुआ तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो आपकी भौतिक चीज़ों से डिटैच फील करेगा। आपके पास भौतिक सब कुछ चीज़ें होंगी, आप सोचेंगे कि मेरा बच्चा है वो भौतिक चीज़ों को यूज़ करे, क्यों नहीं करता है, पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसको उससे डिटैचमेंट फील होगा, क्योंकि केतु यहाँ पे आध्यात्मिक प्लैनेट भी है। तो वो भौतिक चीज़ों में अपना सुख नहीं देखेगा, उसको आध्यात्मिक में सुख दिखेगा, तो वो आपकी भौतिक चीज़ों को बिल्कुल भी उसको उपयोग करने की उसकी कोई इच्छा नहीं होगी, उससे डिटैच ही फील करेगा, आपकी हर लग्जरी चीज़ों से वो डिटैच फील करेगा। तो शुक्र और केतु का जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं उसको भौतिक स्तर पे अलग करता है, भोग विलासिता के साथ अलग करता है केतु। इवन अगर शुक्र चंद्रमा के साथ भी है तो भी बहुत अच्छा है, कि शुक्र और चंद्रमा की दोनों की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। बहुत सौम्य होगा, बहुत इमोशनल होगा, बहुत प्यार से बोलने वाला। रहन सहन में भी आप देखेंगे कि शुक्र की तरह क्वालिटीज़ होंगी, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, इस तरीके के इनके अंदर क्वालिटीज होंगी। शुक्र के जो शत्रु हुए वो हुए सूर्य। शुक्र शत्रु भाव में होता है अगर वो गुरु की राशि में हो, जैसे धनु राशि में हो। शुक्र अगर गुरु के साथ हुआ या गुरु की राशि में हुआ, यानी धनु राशि में, मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है तो वो तो अच्छी पोजीशन है। लेकिन अगर धनु राशि में हुआ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा उसमें ना कंफ्यूजन बना रहेगा कि मैं
भोग विलासिता में रहूं, मैं भौतिक चीज़ों को एंजॉय करूं कि नहीं करूं, या मैं आध्यात्मिक हो जाऊं, इस तरह के उसके अंदर कश्मकश चलती रहेगी। और कभी कभी उसकी बातों में आप देखेंगे कि कभी वो आध्यात्मिक बातें करता है, कभी वो भौतिक चीज़ों से जुड़ने की बातें करता है। तो दोनों ही बातों का मिश्रण उसकी बातों में होगा। मंगल के साथ हो, मंगल की राशि हो गई 1 नंबर, 8 नंबर, मंगल के साथ अगर शुक्र हुआ तो आप देखेंगे कि उसकी भोग विलासिता में रुचि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो उस भोग विलासिता पे अपना अधिकार भी समझने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल भी जुड़ गया है। शुक्र अगर कन्या राशि में नीच का है तो आप देखेंगे कि पैसे की हानि होती है, पैसा सिर्फ खर्च करता जाएगा, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड नहीं लगाएगा कि कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। अपने परिवार का जो भी धन होगा, संचित धन, उसको भी खत्म कर देगा अपनी भोग विलासिता में, क्योंकि शुक्र नीच का हो गया। शुक्र अगर नीच का हो गया तो जातक बहुत ज्यादा भोग विलासिता में ही रहेगा। वाणी होगी ना, उसमें भी मिठास नहीं होगी, उसमें भी ना कंफ्यूजन वाली बात होगी, कभी क्या बोल रहा है, कभी अच्छा बोल रहा है, कभी कैसा बोल रहा है, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कुंडलियां इस तरह से बहुत हेल्प करती हैं हमें सही गलत में से सही को चुनने में। और जो देने आया है वो तो प्लस में है ही है, लेकिन जो लेने आया उसको भी हम माइनस में नहीं समझेंगे, वो भी एक तरीका का ऋण है जो चुकाना होता है। इस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जिनके भी ग्रह अच्छे होते हैं, अक्सर परिवार वाले उनको समझ नहीं पाते, उन्हीं को गलत ठहराया जाता है, गलत समझा जाता है, और जीवन के काफ़ी अंतिम समय में जाके समझ में आता है कि हमने अच्छे के साथ गलत कर दिया और गलत के साथ ही बहुत अच्छा कर दिया। तो आई होप कि आपको ये कुंडलियाँ बहुत हेल्प कर रही होंगी अपना आप को समझने में, अपनी फैमिली को समझने में, सिचुएशंस को समझने में, परिस्थितियाँ आपको काफ़ी समझ में आ रही होंगी, कैसे एक दूसरे को जानकर कैसे उनके प्रति अपना व्यवहार रखना चाहिए, ये आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर किसी के साथ आप जाने जाने में भी कभी गलत कर रहे होंगे तो आप अपने पैटर्न्स को फिर से अभी इसी लाइफ में ठीक कर सकते हैं। और जो आपसे लेने आया है उसको आपको देना ही पड़ेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम उस पर अपना शासन चलाएंगे या हम उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है। कुछ चीज़ें पैटर्न ब्रेक तभी ऐसे पैटर्न्स तभी ब्रेक होते हैं जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अदरवाइज़ आपको जो सफरिंग्स हैं, जो पेन्स आपको मिलने लिखे हैं वो मिलते ही मिलते हैं। और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप समझिए जीवन में। और आई होप कि इस तरीके से घर में जब 2-3 संतानें होती हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमें किसके लाइफ के डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए और किसके डिसीजन को हमें लेट गो करना चाहिए, बिना उससे झगड़ा किए, बिना उससे कोई भी वाद विवाद किए। और अब आप अपनी कुंडली में और अपने परिवार वाले की कुंडलियों में ज़रूर इन चीज़ों को देखिएगा और आप खुद ही इस चीज़ को एनालिसिस कीजिएगा कि वास्तव में जिसके भी ग्रह स्ट्रांग हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, वो अपने परिवार का उन्होंने हित ही किया होगा, अहित नहीं किया होगा। और ऐसे ही बच्चों को नज़रअंदाज किया जाता है जीवन भर तक। पर लेकिन ये ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है, प्रकृति अपना न्याय अपने हिसाब से ज़रूर करती है, लेट ही सही, लेकिन कभी कभी माता पिताओं को अपने बच्चे समझ में आ जाते हैं। और कभी कभी अगर नहीं भी आते तो उनका कुछ उन संतान का कोई बुरा नहीं होता है, भगवान उनके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालते ही हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, जैसे बुरे कर्मों का फल मिलता है उसी प्रकार अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है। तो वो जो अच्छे ग्रह लेके आई है संतान, वो आपके अच्छे कहीं ना कहीं पुण्यों का फल है। तो आपको उसको इस लाइफ में समझना चाहिए। और अगर आप उसको नहीं समझते तो एक तरह से आप अपने अच्छे पुण्य का ही अपने हाथों से ही खराब कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझ में आई होगी और आपको ये जान के अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में अपने बारे में भी आई होगी और अपने परिवार वालों के बारे में भी आई होंगी।